हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में मैं आपको तीन चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एकदम डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो लेक्चर्स लिए। तो पहले लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस बताई। दूसरी क्लास में आप लोगों को कंफ्यूजन था कि किरल सेंटर क्या होता है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, तो वो चीजें एक्सप्लेन किया। आज की क्लास में एक नया टॉपिक इससे रिलेटेड लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से दो तीन चीजें आज यहां पे समझेंगे। पहला वर्ड आज आपको जो समझना है वो समझना है इनैंशियोमर एंड इनैंशियोमेरिज्म। इनैंशियोमेरिज्म, आज ये वर्ड आपको नया यहां पे समझना है। दूसरा वर्ड जो आपको समझना है वो है मीजो एंड रेसमिक। मीजो एंड रेसमिक यानी मीजोमर्स एंड रेसमिक मिक्सचर, ये सारे टर्म्स यहां पे आएंगे। तीसरा जो पॉइंट आपको समझना है वो है डिफरेंस बिटवीन डी एल एंड कैपिटल डी कैपिटल एल। बहुत इंपॉर्टेंट। इन डीएल में और इस डीएल में अंतर क्या है, मैंने पहली क्लास में आपको इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको समझा चुका हूं। तो आज की क्लास में आपको तीन चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला है इनैंशियोमर एंड इनैंशियोमेरिज्म, दूसरा है मीजो एंड रेसमिक, और तीसरा है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डी एल एंड कैपिटल डी एल। ओके बच्चों, रेडी टू स्टडी। नोटबुक ओपन कर लो और लिखना शुरू करो। समझो भी, लिखोगे नहीं तो बार बार वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, रिवीजन का टाइम बहुत निकल जाता है। इसलिए मैं खुद इस अपोज में रहता हूं कि आपको कोई भी वीडियो लेक्चर बार बार नहीं देखना पड़े। इसलिए एक बार आप देखो, अच्छी तरह से समझो, नोट्स बना लो और रिवीजन नोट्स में से करो, है ना। क्वेश्चन असाइनमेंट आपको जो भी स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल से करो, है ना। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं जहां पर क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाता है, या तो कोई अच्छी बुक ले लो और वहां से करो। पीवाईक्यू जरूर करो, पीवाईक्यू करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और हमें एक आइडिया भी लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं ये हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने से पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, आज एक वर्ड समझते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज इनैंशियोमर। पहला वर्ड इसमें मैंने लिखा था, जैसे आप समझ लेते हैं इनैंशियोमर। ओके, इनैंशियोमर की प्रॉपर्टी को शो करने वाले कंपाउंड में हम कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है इनैंशियोमेरिज्म। पर ये इनैंशियोमर वर्ड है क्या, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये मैंने एक ग्रुप लिया COOH और यहाँ पे एक H, ये OH और ये H। ये किरल सेंटर है, आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने समझाया आपको। अगर आप यहां पर एक मिरर लगा दो, अगर आप यहां पर एक मिरर लगा दो, मैं मिरर लेके क्लास में तो नहीं आ सकता, आपको इमेजिन करना है कि यहां पर एक मिरर लगा हुआ, दिस इज मिरर। यहां पर एक आपने मिरर लगा दिया। अब मिरर में अगर आप इसको देखो तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं, पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। आप इसको देखो तो ये OH है ना, उधर बनेगा और ये H इधर बनेगा, यानी ये जो स्ट्रक्चर है मिरर में आपको ऐसी दिखेगी। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये वाली एक्सिस में यहां पे चेंज होगा, ये OH और यहां पे H दिखेगा। अब अगर आप इसको उठा करके यहां पे रखो, ये देखो बहुत सिंपल तरीका है लेकिन हमेशा लागू नहीं होगा। आपको इसको रोटेट करके ही देखना पड़ेगा कि अगर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो, ऐसा घुमा दो इसको, कितना 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तब ये COOH यहां आ जाएगा
H ऊपर चला जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ आ जाएगा। वैसा करने के बाद वो सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे आप इसको घुमाओ, लाइक आप ये कार्बन लो, इसको घुमाओगे 180 डिग्री, तो ये COOH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो यहाँ H है और यहाँ पे OH आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ से, आपने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है ना। अब रोटेट करने के बाद H और OH की पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं? रोटेट करने के बाद भी अगर आप इसको यहां पे उठा करके देखो तो कैसा है, OH और H की पोजीशन सेम है, ये H और ये H, ये OH और ये OH, लेकिन ये वाला जो सॉरी CH3 है, यहां पर एक CH3, तो ये जो CH3 और CH की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई कि नहीं? आप इसको ऊपर इसके रख दो तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि इसको ये पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा, कवर नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे मैं अगर कुछ लिखूं रखूं तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखे, आगे वाला ही दिखे, तो वो सुपर इम्पोजेबल है। अगर वो दिखता रहे तो कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना। तो इसको अगर आप उठा करके रखो तो ये कैसा बनेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा। अब देखो ये मान लो, अब अच्छा इसमें से ये डेक्स्ट्रो होगा, ये लीवो होगा, ये लीवो होगा कि डेक्स्ट्रो होगा, आप ऐसा नहीं बता सकते। जब तक हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा इसमें डेक्स्ट्रो होगा और कौन सा लीवो होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन कौन सा डी है और कौन सा एल है, स्मॉल डी स्मॉल एल की बात कर रहा हूं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी की, किसमें कौन सा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप इसको देखो, मान लो अगर आप इसको डी फॉर्म या तो पॉजिटिव फॉर्म बोलते हो तो इसको आपको एल फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर आप इसको डी पॉजिटिव लेते हो तो इसको एल आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्लॉकवाइज यूनिपोलर लाइट को ये कंपाउंड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर यूनिपोलर यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कंपाउंड अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लीवो रोटेटरी होगा। अब ये कंपाउंड है ना, इनैंशियोमर है कि नहीं? इनैंशियोमर की पहली शर्त है इनैंशियोमर होने के लिए वो ये है कि ये कंपाउंड पहली बात तो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये दोनों अलग अलग एक दूसरे से नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये जो स्ट्रक्चर सेकंड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर। ये एक दूसरे के कैसे हैं, इनैंशियोमर। और अगर आप ऐसे कंपाउंड को साथ में मिला करके रख दो प्रैक्टिकली तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के रोटेशन ऑफ लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कंपेंसेशन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कंपेंसेशन हो जाएगा। और एक्सटर्नल कंपेंसेशन होने से क्या करेंगे, ये ऑप्टिकली दोनों को मिला के अगर आप रख दो, अलग अलग कंपाउंड दोनों को रख दो प्रैक्टिकली, तो ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, नल कर देंगे, है ना। तो ये इनैंशियोमेरिज्म की डेफिनेशन। अब इनैंशियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होंगी, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हर एक कंडीशन में सिमिलर ही होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सिमिलर होगी ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस पर खुद कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अटैक करता है तब इसकी प्रॉपर्टी केमिकल नेचर चेंज हो जाता है ना।
अदर देन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कोई अटैक करता है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की कैसी होती है, सिमिलर होती है। और ये क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ये तीन कंडीशन अगर होती है तो हम इनको एक दूसरे का इनैंशियोमर कहते हैं। क्लियर हो गया। मिरर इमेज बनाओ, एक डेस्ट्रो हो दूसरा लीवो हो, ये क्लॉकवाइज रोटेट करे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम हो, लेकिन कब तक, जब तक इस पर अटैक करने वाला कोई ग्रुप कैसा हो, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, तब तक। अगर इन पर अटैक करने वाला कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ तो जरूरी नहीं है कि फिर ये केमिकल प्रॉपर्टी को सिमिलर शो करेंगे, डिफरेंट भी हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर कहते हैं। तो ये वर्ड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इनैंशियोमर क्या कहलाते हैं। फिर मैंने एक वर्ड यहां पर आपको और समझाने की कोशिश किया, मीजो एंड रेसमिक। मैंने एक वर्ड आपको समझाने किया, मीजो, तो मीजोमर ही लिख देते हैं, मीजोमर्स एंड रेसमिक मिक्सचर, एंड रेसमिक मिक्सचर, RACEMIC, रेसमिक मिक्सचर, या रेसमिक वर्ड भी आप लिख सकते हो, रेसमिक। अब मीजोमर कब बनेंगे, ये केस आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मीजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, OIA, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इनैंशियोमर कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मीजोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कैसे, मान लो आपने ये कोई कंपाउंड यहां पे लिया जिसमें मीजोमेरिज्म वर्ड को आपको समझना है, तो ये कंपाउंड आप ले लो, सपोज एक यहां पर आपने OH, यहां पर OH, यहां पर H, CH3 और CH3, ये कंपाउंड आपने लिया, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल आपने लिया, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल आपने ये कंपाउंड लिया। तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल में अगर आप देखो तो यहां पे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो ना, यहां पे एक मिरर लगा दो, ये आपने यहां पर कोई मिरर लगा दिया, तो ऊपर की जो स्ट्रक्चर है अगर आप यहां पे मिरर लगाओ तो ये सेम नीचे की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। यानी दूसरी बात ये कि ये कैसा कंपाउंड है, अगर आप इसकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखो तो ये कैसा है, प्लेन सिमेट्री है। यानी इस प्लेन से अगर आप इसको एक कट कर दो तो इसके दो पार्ट ऊपर और नीचे के कैसे बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को ही फॉलो कर रहा है। अब इसमें अगर आप देखो, अगर आप डिटेल में ये स्ट्रक्चर को बनाओ ना, तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, ये C, यहाँ पर OH, यहाँ पे H और ये CH3, ऐसा है। ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है। तो कंडीशन ये कैसे फेल हो गई देखा आपने। हमने तो ऐसा पढ़ा था कि अगर किरल कार्बन होगा तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपलसरी होगा, लेकिन यहां पर दो किरल कार्बन है, इसलिए आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। जब एक से ज्यादा किरल कार्बन होते हैं तो हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पढ़ना है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS, ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर इनमें से कोई तीन चीजों में से कोई एक भी चीज हो जाए, एक चीज हो जाए, दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक भी इसमें से हो जाए, दो नहीं है ही नहीं है उसमें, अगर मान लो किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री की कंडीशन ही फॉलो हो रही है सिर्फ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें हो गई तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। फिर वो एक दूसरे के अगर मिरर इमेज एक जैसे बनते हैं हाफ पार्ट के, तो वो कैसे हो जाएंगे, मीजोमर्स हो जाएंगे।
तो ये जो कंपाउंड है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेसोमर। एक वर्ड आया यहां पर आपको, रेसमिक मिक्सचर। तो ये अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपको बहुत बढ़िया समझाना भूल गया स्टूडेंट, इसको समझ लो। ये जो कंपाउंड है ना, ये इंटरनल कंपेंसेशन कर देता है, इंटरनल कंपेंसेशन। और इंटरनल कंपेंसेशन करने से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये क्या होता है? इंटरनल कंपेंसेशन। मान लो ये कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और नीचे वाला लीवो रोटेटरी है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? नल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये इंटरनली ही आपस में क्या कर दे रहे हैं? एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहे हैं, लाइट की रिएक्टिविटी को, रोटेशन को। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं, और इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑप्टिकल इंटरनल कंपेंसेशन हो रहा है। इसके पहले मैंने आपको समझाया था एक्सटर्नल कंपेंसेशन, जो कि आपको यहां पर रेसमिक मिक्सचर में काम में आने वाला है। अभी अगर हम रेसमिक मिक्सचर की बात करें, तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, या रेसमिक वर्ड का मतलब क्या है, समझ लो। इससे एक वर्ड आता है रेसमाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ द डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड लीवो टू डेक्स्ट्रो, दैट इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। अब जैसे मैंने कहा था कि आपने सी, यहां पर COOH, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बार बार इसी को लेते हैं क्योंकि ये वेल नोन है और आपको कई बार यहाँ पे समझ में भी आ जाता है जल्दी। यहां पे आपने मिरर लगाया, मिरर में अगर आप देखो तो ये कैसा है? COOH, यहाँ पर HCH3, कोई चेंज नहीं। ये जो OH है यहाँ पे आ गया, और ये H यहाँ पे आ गया, मिरर में ऐसा दिखेगा। तो अगर ये D है तो ये कैसा होगा? L होगा, यानी ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब ये इनएंशियोमर तो है, लेकिन ऑप्टिकली अगर देखो, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा, और दोनों एक दूसरे को ऑप्टिकली क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। यानी जो ऑप्टिकली भी एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर सारी वो कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, किरल सेंटर है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और किसी भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को ये शो नहीं कर रहा है ना। तो इसमें ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है? रेसमिक है। रेसमिक वर्ड यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तीसरा वर्ड जो आप लोगों को समझना है स्टूडेंट, वो है डिफरेंस बिटवीन DL एंड DL। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। अब यहां पर दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। D एंड L तो आपको ये समझ में आ गया, ये क्या है यहां पर आपको पता ही है। आपने जैसे अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था कि COH और ये CH3COOH लैक्टिक एसिड का, और इसका आपने मिरर इमेज बनाया, तो मिरर में ये कैसा दिख रहा था आपको कि C यहाँ पर OH, ये CH3, ये तो मेन एक्सिस है, प्लेन है, तो ये चेंज होगा नहीं, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ कौन हो जाएगा? H आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप बोलते थे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी, स्मॉल d एंड स्मॉल l, यानी कि आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिख लेते। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। स्मॉल d एंड स्मॉल l किसको शो करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L क्या शो करता है, वो आपको आज समझना है। एक्चुअली कैपिटल D एंड कैपिटल L को हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये वर्ड जो हमें DL समझना है, वो कहां से समझना है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से समझना है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से समझना है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर कैसे करना?
कोरिलेट करके करना, रिलेशन बना के करना, तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब इसको एक अलग स्लाइड में लेकर के समझते हैं कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सबसे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला लेते हैं वो ग्लिसरैल्डिहाइड को लेते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड को लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसको स्टैंडर्ड माना और उसके बेस पर हम फिर क्या करते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में। ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है? ग्लिसरॉल यानी कि ग्लिसरीन। देखो कैसा है, 1 2 3 और यहां पर आपने CHO लगा दिया और ये जो ग्रुप है ना, ये दोनों क्या है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है ना। एक को आपने CHO लगा दिया, 1 2 और यहाँ पर CH2 1 2 3 और ये CH ऐसा है। अब इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग से बना लें तो ये कैसा दिखेगा मालूम? इसका नाम क्या हो गया? देखो इसका नाम हो गया 2,3 डाईहाइड्रोक्सी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ओके स्टूडेंट, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। एक्चुअली ये कैसा होता है मालूम? ये 1 2 3, अगर आप यहाँ पे तीनों जगह OH ले लो तो इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। अब इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इसका IUPAC नेम है, ग्लिसरॉल कॉमन नेम है। अब इसको आपने ऑक्सीडेशन किया तो ये CHO बना लेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पर OH, ये CH यहाँ पे OH और यहाँ CHO। ऑक्सीडेशन करा दिया ना आपने तो एल्डिहाइड बन गया। ये जो कंपाउंड है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो ये है CHO, दूसरे कार्बन पे दो चीजें हैं, एक है H और दूसरा है OH। और ये वाला ग्रुप कौन सा है? आप ये वाले ग्रुप को क्या ले लो, CH2OH जो आपने ये लिया है, ये CH2H को एक साथ ले लो, CH2OH। ये ऐसा अरेंजमेंट हो गया। तो पहली बात तो ये किरल सेंटर है यहाँ पे, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप यहाँ पे C, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH ले लो। तो पूरा इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर आप ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, 1 2 एंड 3, इस वाले CH2OH के इसी साइड में अगर आप OH को लेते हो, जिस तरफ आपने CH2OH का H लिया, अगर उसी साइड अगर आप लेते हो तो ये D फॉर्म कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है? D फॉर्म कहलाता है। आप इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड करो, 3D में नहीं बनाओ, तो CH2OH और OH एक तरफ, OH और OH अपोजिट, तो ये कहलाता है D ऑफ द ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर आप इसको लो तो ये क्या कहलाता है? L ग्लिसरैल्डिहाइड। अब कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो है, यहां थोड़ी देर के लिए भूल जाना। अब इसके बेस पर हमको डिसाइड करना है कि कैपिटल D हम कहां यूज करेंगे और कैपिटल L कहां पे यूज करेंगे। एक बात समझ में आ गई? OH की तरफ ही OH आए तो D, OH के अपोजिट में OH आए, CH2OH के अपोजिट में OH आए तो ये L कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि सिंपली आप इसको एक तरफ से ऐसा समझ लो कि आप 3D में बंद बनाओ अगर, तो ये CH2OH C और ये तो CHO फिक्स है, यहां पे OH लिया और यहां पे H लिया तो ये D कहलाएगा। और अगर आपने इसको ऐसा ले लिया CHOC, यहाँ पर H और ऐसा OH और ये CH2OH, तो ये क्या कहलाएगा? L फॉर्म कहलाएगा। ये D और ये L, इसको अगर कोई फॉलो करे कंपाउंड तो वो भी ऐसे ही D और L कहलाएगा। जैसे मान लो आपने ग्लूकोज लिया, 1 2 3 4 5 6, ये है CH2OH, यहाँ पर है CHO,
यहाँ पे आपने OH लिया और फिर यहाँ H और OH, OH और H, H और OH। दूसरे केस में आपने चेंज किया कि आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आपने CH2OH यहाँ पे अब H कर दिया और यहाँ पे OH कर दिया, ठीक है ना। अब चेंज कर दिया है आपने। आप बाकी की चीजें भले ही सेम रखो, कोई बात नहीं, चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर बाद में आपको बताऊंगा कि कैसा ये स्ट्रक्चर होता है। तो आपने ये जो CH2OH लिया ना, उसकी तरफ ही OH को ले लिया, तो ये D फॉर्म है, D फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। आपने CH2OH के अपोजिट में OH ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड L रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या कहा था कि DL इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और किससे आपको कोरिलेट करना है? ग्लिसरैल्डिहाइड से करना है। ये है ग्लिसरैल्डिहाइड और ये स्टैंडर्ड है, और ग्लिसरैल्डिहाइड के बेस पर ही आपको ग्लूकोज को डिसाइड करना है कि वो कैपिटल D फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज होगा कि कैपिटल L फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज होगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लूकोज। इज इट क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि स्मॉल d एंड स्मॉल l ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी वर्ड है, जबकि कैपिटल D और कैपिटल L क्या है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू ग्लिसरैल्डिहाइड। द सेम केस में बी इन एमाइंस, तो OH की जगह पर आप NH2 लगा दो, तो एमाइन के केस में भी ऐसा हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में मैंने आपको तीन चीजें समझाया। पहला तो मैंने आपको समझाया कि रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, दूसरा इनेंशियोमर क्या होते हैं, और तीसरा वर्ड मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द DL एंड कैपिटल D कैपिटल L। आज की क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको थोड़ा सा और आगे की चीज़ें लेकर के आऊँगा कि इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होते हैं, इनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन से कंपाउंड में अगर वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बेस पर अगर हम देखें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, अगर किसी में किरल सेंटर नहीं है तो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, या तो किरल सेंटर एक से ज़्यादा है तब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं। ये सारे केसेस आपको नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करूंगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको हर एक लेक्चर को अटेंड करना, मिस मत करना। तो मुझे लगता है कि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर बाय मी रजनीश गुप्ता।